कॉन्शियसनेस का है, वो कल जब इन्फॉर्मेशन मेरी स्टोर हो जाएगी स्टोरेज बॉक्स में, तो फिर वो मेरा सबकॉन्शियस बन जाएगा। अब वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई मेरी, उसी इन्फॉर्मेशन से मेरा जो है वो इंट्यूशंस काम करेंगे, मेरे सब्जेक्टिव थॉट्स निकलेंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव थॉट्स निकलेंगे, मेरा परसेप्शन वर्क करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस डब्बे में जा रही है, ठीक है? और उसी डब्बे से जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई मुझसे पूछेगा आपका नाम क्या है? मैंने नाम बता दिया। आप क्या करती हैं? मैंने अपना प्रोफ़ेशन बता दिया। कहाँ रहती हैं? एड्रेस बता दिया। ये सारी चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर है। हर इंसान का सबकॉन्शियस होता है। आपसे पूछा जाए कल रात में आपने क्या खाना खाया था? आप सोच के बताएँगे मैंने ये खाया था। कल आपने किस कलर के कपड़े पहने थे? आप सोच के बताएँगे इस कलर के। 10 साल पहले आप किससे मिले थे? तो आप बताएँगे कि हाँ, मैं उससे मिला था, मेरी वो दोस्त थी, लेकिन अब मेरी उससे दोस्ती नहीं रही। क्यों दोस्ती नहीं रही? वजह आपने कोट कर दी। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके स्टोरेज बॉक्स में जा चुकी हैं और ये आपका बन गया सबकॉन्शियस। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपने वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली और आपने डिलीवर कर दी। ठीक है? बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, जैसे आपके कंप्यूटर में आपके जो स्टोरेज होता है, जहाँ पे आप चीज़ें सेव करते हैं, उन ड्राइव में आपने चीज़ों को सेव किया, जब ज़रूरत पड़ी फाइल जाके वहाँ से ढूँढी, निकाली और डिस्प्ले कर दी, ठीक है? कॉन्शियस स्टेज क्या है? जिस वक़्त आप टाइपिंग कर रहे हैं, चीज़ों को कोड कर रहे हैं, ठीक है? और फिर उसे सेव कर दिया तो वो सबकॉन्शियस में। अब समझ में आ रहा है कि कैसे जो है वो चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, लास्ट है आपके पास अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस किसे कहते हैं? अनकॉन्शियस वो हिडन विशेज़, छुपी हुई विशेज़, हिडन डिज़ायर्स जो इंसान के दिमाग में कहीं न कहीं किसी कोने में छुपी हुई मौजूद होती है, जिसे लोगों को नहीं पता होता, ठीक है? आपकी कोई हिडन विश है, कोई डिज़ायर है आपकी, किसी चीज़ की आपको ख़्वाहिश है, लोगों को नहीं पता। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी नहीं पता होता। खुद ना पता होने की वजह क्या है? खुद ना पता होने की वजह ये होती है कि इंसान खुद को भी ये मैसेज नहीं देना चाहता कि मुझे इस चीज़ की ख़्वाहिश है। ऐसी बहुत सारी ख़्वाहिशात होंगी। कभी आप सोचें कि आपके अनकॉन्शियस में कौन-कौन सी चीज़ें दफ़न हुई हुई हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा। अक्सर ऐसा होता है किसी चीज़ की ख़्वाहिश है हमें, सोसाइटी में वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो हमारे अनकॉन्शियस में चली गई। लेकिन अनकॉन्शियस को या विशेज़ को, ज़ाहिर है इंसान है, उसकी एक्सप्रेस करने की आदत है, वो एक्सप्रेस करेगा। उसके अलावा ड्रीम्स, ख्वाबों में उन चीज़ों को देखना, वो चीज़ें ख्वाबों में नज़र आना, अनकॉन्शियस चीज़ों या छुपी हुई चीज़ों की जो है वो एक रिप्रेज़ेंटेशन है जो आपको ड्रीम्स में नज़र आती है, ठीक है? अच्छा, और उसके अलावा स्लिप ऑफ टंग या क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ टंग ही कहते हैं ना, बात का अचानक से निकल जाना, कि आप कहते-कहते कुछ और कह गए। तो वो कहते-कहते कुछ और कह गए, वो आपने अपने अनकॉन्शियस से इन्फॉर्मेशन को निकाला और वो आपने रिप्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है? अच्छा अब इसपे जो साइकोलॉजी का जो काम है या किसी साइकोलॉजिस्ट का काम है, वो सबसे ज़्यादा होता ही अनकॉन्शियस में। हमारे पास देखो एक नॉर्मल इंसान जो है ना वो अपनी अनकॉन्शियस डिज़ायर को कंट्रोल करना जानता है। मतलब कंट्रोल करने से मुराद ये है कि आप उसको इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि इससे कोई और हार्म हो सके, ठीक है? आप जो है वो एक्सप्रेस शायद इन चीज़ों में जो मैंने आपको बताई, इन चीज़ों की हद तक तो एक्सप्रेस आप करें, उसमें कोई मसला नहीं। एक नॉर्मल इंसान जो है वो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन मसला ख़राब तब होता है जब आप एक्सप्रेस करते हुए इस तरह के किसी एक्ट की तरफ चले जाएँ जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। फिर आप नॉर्मल इंसान कंसिडर नहीं किए जाते। एक इंसान की बहुत सारी ख़्वाहिशात होती हैं लेकिन उसे पता है। अब ये चीज़ हम पढ़ेंगे इड ईगो, सुपर ईगो पर्सनैलिटी के चैप्टर में, तो वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ़ ये सुन लो कि एक नॉर्मल इंसान को पता होता है कि मुझे एक सोसाइटी में रहते हुए किस-किस तरीके की बातें करनी है, किस वक़्त ख़ामोश हो जाना है, अपनी किन डिज़ायर्स को रिवील करना है, किन डिज़ायर्स को रिवील नहीं करना। ठीक है? ये एक नॉर्मल इंसान की बात हो रही है। एब्नॉर्मैलिटी या साइकोपैथ
उसी वक़्त आता है जब आपको आपका आपके अनकॉन्शियस पे कंट्रोल ना हो, आपका आपके इड पे कंट्रोल ना हो, ठीक है? तो फिर सोसाइटी में वो सारे यानी अगर हम क्राइम कह लें या क्राइम्स में जितने भी क्राइम आते हैं ये सारे कब आते हैं जब हमारे पास अनकॉन्शियस पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ तक बस ये समझ लो कि हिडन विशेस और डिजायर्स को कहते हैं। जब हम पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, अगला जो हेडिंग है वो है हमारे पास नेचुरल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और इसमें 2 चीजें लिखी हुई हैं, फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग। अब डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है? जागती आंखों से ख्वाब देखना या फैंटेसाइज करना चीजों को। अक्सर ये भी एक नॉर्मल रूटीन है या कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फैंटेसी या फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं या कुछ लोग जो हैं वो बहुत कम, जिसे हम अगर इसकी एक एडवांस स्टेज की तरफ जाएं और टेलीपैथी वगैरह जो लोग करते हैं तो मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ठीक है? वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं या वो लोग, अब ये एक्टिविटी क्लास में ही हो सकती है, अभी तो नहीं हो सकती। चलो इकरा, याद से मुझे जो है वो जब क्लासेस स्टार्ट हो तो मुझे याद दिलाना कि हमने जो है वो मैनिफेस्टेशन पे एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है ना? अभी ओके सिर्फ मैम। इतना समझ लो, फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग जो है वो आपने जनरल टर्म्स सुनी होंगी या एक नेचुरल स्टेट है कॉन्शियसनेस की, ठीक है? जैसे छोटा बच्चा किसी भी सुपर हीरो को देख के या स्पाइडरमैन या जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, इसको देख के उस दुनिया में चला जाता है या उस मूवी को देखते हुए वो इतना ज़्यादा इमोशंस क्रिएट कर लेता है कि उससे उस कैरेक्टर से जैसे जो है वो मोहब्बत हो गई हो। वो कोशिश करता है कि मेरे ड्रेस पे भी स्पाइडरमैन बना हुआ हो, मेरे पास बैग भी स्पाइडरमैन वाला हो, मेरे पास बॉटल भी स्पाइडरमैन वाली हो, क्योंकि वो अपनी अपनी जो दुनिया है या अपने आप को उस फैंटेसी में उस एक जो है वो एक ऐसी जगह पे या एक ऐसे कैरेक्टर से अपने आप को मैच करता है कि जो स्पाइडरमैन कर रहा है वो ये तसव्वुर करता है अपने दिमाग में कि मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। अब ये मैंने एक छोटे बच्चे की एग्जाम्पल दी, ये हर किसी की एग्जाम्पल हो सकती है। ये किसी बड़े की भी हो सकती है, किसी बच्चे की भी हो सकती है, मेल फीमेल इसकी कोई कैद नहीं है। ठीक है? हर इंसान अपने तरीके से, अपने जेंडर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को फैंटेसाइज़ करता है। ठीक है? तो डे ड्रीमिंग और फैंटेसी का मतलब ये है कि आप जो जागती आँखों से ख्वाब देखें या इस तरह की पिक्चर्स को क्रिएट करें जो आप देखना चाहते हैं, जो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें बस यही छोटा-सा डिस्क्रिप्शन आएगा। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम किसे कहते हैं? सर्कैडियन रिदम एक इंसान के पूरे दिन का जो आपका लाइफ साइकिल है, उसे बताता है। सर्कैडियन रिदम का मतलब ये होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया है तो उसके साथ उसको एक स्केड्यूल भी दिया है। वो स्केड्यूल क्या है कि आपने रात पे 8 से 9 घंटे की या 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और लाज़मी लेनी है। दिन में आपने अपने 3 मील्स प्रॉपर तरीके से लेने हैं, ठीक है? अच्छा, उन मील्स में भी आपने किन-किन चीज़ों को खाना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कुदरती तौर पे आपके अंदर डाली हैं, आपके अंदर मौजूद रखी हैं। आपको कभी जो है वो मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कभी आपको जो है वो कोई सॉल्टी फूड खाने की क्रेविंग होती है, कभी आपको लिक्विड की, कभी इस तरीके से आपको क्रेविंग होती है। क्रेविंग क्यों होती है? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका निज़ाम ही ऐसा बनाया है, वो अंदर से आपको मैसेज देता है। जब भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मियों में स्वेटिंग बहुत होती है, तो आपका दिल करता है कि आप मीठी चीज़ें या फिर आप जूस जो है जूसेस का कंज़म्पशन ज़्यादा रखें। तो ये मैसेजेस आपको आपके बॉडी से मिल रहे होते हैं कि आपने किस चीज़ों को लेना है और किन चीज़ों से दूर रहना है। यही आपका सर्कैडियन रिदम है। जितना अच्छा आपका सर्कैडियन रिदम होगा, उतना अच्छा आपकी
फिजिक तो होगी, फिजिकल हेल्थ तो होगी, साथ-साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी होगी। उतना अच्छा आपका परसेप्शन होगा। आप किसी दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप पूरी रात ना सोएँ और पूरी रात ना सोने के बाद अगले दिन आप क्लास में आएँ, तो आपको इतनी शदीद और इतनी मीठी नींद आ रही होगी कि आपका दिल करेगा कि टीचर या तो चला जाए या फ़ौत हो जाए, लेकिन खामोश हो जाए ताकि हम सो जाएँ। ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी रात में नींद पूरी नहीं हुई, जो एक नेचुरल प्रोसेस था, उस प्रोसेस से आप नहीं गुज़रे। अब इसका इफ़ेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे, बॉडी में से होने वाली जितने भी काम हैं या जितनी भी परफ़ॉर्मेंस है, उस पे पड़ता है, ठीक है? तो सर्कैडियन रिदम बेसिकली आपका एक स्केड्यूल है, एक टाइमिंग है जो आपको कुदरती तौर पे मिला हुआ है, जिसमें आपके सारे रूटीन है। आपका स्लीप साइकिल हो गया, आपका फूड इनटेक हो गया, आपका एक्सरसाइज़ करना हो गया, ठीक है? हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक्सरसाइज़ भी इसी चीज़ में आती है। तो सर्कैडियन रिदम आपका एक स्केड्यूल है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद है स्लीप एंड ड्रीम्स। अब ड्रीम का जो चैप्टर है वो हम पर्सनैलिटी में, और मेरा ख़्याल है इसमें भी एक छोटा-सा टॉपिक होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो ड्रीम्स को हम थोड़ा-सा अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। पहले हम स्टेजेज़ ऑफ स्लीप की तरफ जाते हैं। स्टेजेज़ ऑफ स्लीप आपके पास कुछ किताबों में 2 डेफ़िनेशन में ख़त्म हो जाएगा, और कुछ किताबों में जो है वो स्टेजेज़ में बयान किया गया है आपको। मैंने यहाँ पे स्टेजेस भी लिख दिए हैं और 2 स्टेज भी लिख दिए हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, आपके पास लिखा हुआ है ये छोटा-सा स्टेजेस ऑफ स्लीप के नीचे मैंने लिखा है NREM स्लीप, जिसे हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है? इसके पहले चंद स्टेज हैं और उसके बाद आखिरी स्टेज जो है वो REM स्लीप का है, जो फाइनल स्टेज है, ठीक है? वन बाय वन सारे स्टेजेस को देखेंगे और आप ज़रा अपने दिमाग में थॉट्स लाने शुरू करें। आप ज़रा नींद पे फ़ोकस करें कि जब आप सोते हैं तो ये सारे स्टेजेस आपके ऊपर लाया करते हैं या नहीं, ठीक है? अच्छा, देखते जाओ। स्टेज 0 जो है वेक, WAKE यानी जागते हुए, वेक। टाइम स्पेंड इन बेड बिफोर एंड आफ्टर फॉलिंग अस्लीप, यानी सोने से पहले और जागने के बाद। ये वो स्टेज होता है जब आप बेड पे आ गए हैं, प्रॉपर आप डीप स्लीप की तरफ नहीं गए, आप थोड़े-थोड़े जाग रहे हैं, ठीक है? लेकिन उस थोड़े-थोड़े जागने में भी आपका बेड से उतरने का या किसी काम करने का दिल नहीं करता। सोने से पहले भी होता है और जागने के बाद भी होता है। ज फ़ौरन ही आँखें खुलते ही आप जो है वो